मेन एक्ट्स हैं जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्ट्स लाए गए थे, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 1857 के पूर्व और 5857 के बाद के एक्ट्स को। तो आते हैं कि कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल्स हैं उसके माध्यम से उनको जो है हम संक्षिप्त रूप में समझ लें कि संवैधानिक विकास जो है किस किस क्रम में हुआ और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम पिछले क्लास में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़े थे। ये जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में हम पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमारा पहला फैक्ट्स ये था कि जो बंगाल के जो है उससे पूर्व बंगाल में गवर्नर होते थे और इस एक्ट के आ जाने के बाद अब जो है वो गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो ये हमारा जो पहला बंगाल के गवर्नर है वो कौन बनेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये बंगाल के गवर्नर तो हैं, मतलब बंगाल के अंतिम गवर्नर होंगे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होंगे। ये दो फैक्ट्स हैं। एक बंगाल के जो है गवर्नर अंतिम गवर्नर है और बाद में ये जो है पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये होगा जो हम ये पढ़ते आए हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी वो दोहरी प्रणाली जो हम पढ़ चुके हैं, जो शायद हम आपको रिकॉल करा दे 1765 की जो ये संधि रही। इस संधि के बाद जो है आपको 1 और 2 संधि 1 और संधि 2 में जो है आपको इलाहाबाद की संधि 1 और इलाहाबाद संधि के 2 में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है दोहरी शासन व्यवस्था की जो है रूपरेखा तैयार होती आ रही है। ठीक है, तो वो रूपरेखा जो है ये लॉर्ड क्लाइव जो है इनके द्वारा ही दी गई थी और वो जो दोहरी शासन व्यवस्था है उसको खत्म किया जाएगा। तो उसमें विशेष योगदान किनका रहेगा? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का रहेगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम इन फैक्ट्स पे जो है चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि इनकी इस एक्ट की खास एक उपलब्धि ये रही कि 1774 में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई और इसके जो है पहले न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश सर इलियास इम्पे रहे और 3 अन्य न्यायाधीश है। एक न्यायाधीश होंगे और 3 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। तो 3 अन्य न्यायाधीश में चेस्टर होंगे, लिनेस्टर होंगे और हाइड्रे होंगे। तो हालांकि इम्पोर्टेंट हमारा सर इलियास इम्पे के बारे में होएगा, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। और कल हम इसको पढ़ाने के क्रम में ये पढ़ाए थे कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वर्तमान में जो न्यू दिल्ली में है, वो अपना कार्यरत जो है अपना कार्यभार 28 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए हैं और ये जो है इसकी स्थापना 1937 को हुई है। और कहा भी जाता है कि 1935 की जो एक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, 1935 के एक्ट्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, गॉट इट? यहाँ तक हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, अगला एक्ट इस क्रम में हमारा होता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, देखिए हम पिछले क्लास में कह चुके हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट हुई थी, ठीक है, उसमें जो कमियां थी, जितनी भी चीज़ें कमी आई, उनको जो है इसमें दूर करने की कोशिश किया गया। ठीक है, और जो कमियां थी कुछ मॉडिफाई करना था, उन सबों को जो है मॉडिफाई करके लाया गया। उसी रूप में हम यहाँ देखेंगे कि इस एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी था, वो ट्रेड करता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है इनके कार्यभाग को जो व्यापारिक था, ट्रेड और ये राजनीतिक, इन दोनों हिस्से में जो है इनको बांट दिया गया। मतलब अब जो है कुछ कंपनी का ही, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ हिस्से जो है वो व्यापारिक होएगी और कुछ जो है राजनीतिक हिस्से की जो है देख रेख करेगी। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये हो जा रहा था कि देखिए इस एक्ट से पहले जो था जो क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, वो क्षेत्र मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नए नए क्षेत्र को जीता गया,
वो क्रम एक लंबा क्रम है जिसका उदाहरण आप 1757 में प्लासी देख सकते हैं, 1764 में जो है बक्सर देख सकते हैं। उसमें नए नए प्रांत को जीता गया, ठीक है। तो उसी में उससे पहले वो जो है वो कंपनी की क्षेत्र होती थी, मतलब वो कंपनी का क्षेत्र होता था, लेकिन अब जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो क्षेत्र घोषित किया जाने लगा। तो इससे हमारा जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहा है, पहला कि ईस्ट इंडिया इन्होंने जो है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की दूरी को कम किया। दूसरा हमारा फैक्ट्स बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था उसको अब जो है ब्रिटिश क्षेत्र कहलाने लगा। इसका अर्थ है, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इंग्लैंड की सांसद और जो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी उनके द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था वो ब्रिटिश क्षेत्र था, मतलब ब्रिटिश क्राउन वो कहलाने लगा। और तीसरे फैक्ट्स में हम ये देखेंगे कि इनकी जो कार्य मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्य रेखा है उनको दो हिस्से में बांटा गया, एक तो व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक। उसी क्रम में हम देखेंगे कि जो ये व्यापारिक था, मतलब ये व्यापारिक हिस्सा जो है इसको हम ऐसे खाका के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको दो हिस्से में बांट दिया गया, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम ये देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए ये जो पिट्स है ना, ये वहाँ के जो है तात्कालिक प्रधानमंत्री हैं, मतलब ब्रिटेन के जो है ना प्रधानमंत्री थे जो है लॉर्ड पिट्स। तो ये जो पिट्स है, ऐसा कहा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट पहला एक एक्ट है जो किसी प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दो हिस्से में बांटा गया, एक ट्रेड जो व्यापारिक रूपरेखा को देखता था, दूसरा जो है पॉलिटी मतलब राजनीतिक या पॉलिटिकल। इनका मतलब जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज से होता था, ये पॉलिटिकल इश्यूज को देखते थे, ये व्यापारिक। यहाँ तक समझ पा रहे हैं हम चीज़ों को, दो हिस्से में जो है इस एक्ट्स के तहत जो है बांट दिया गया, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक हिस्सा था इसको अच्छे से समझेंगे। ये जो व्यापारिक हिस्से था इसकी जो देखरेख है, मतलब जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके द्वारा जो है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक कमेटी गठित की गई और उसके अंदर जो है ये ट्रेड को दे दिया गया, ठीक है। और दूसरा अब देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इसके अंदर जो है ये पॉलिटिकल जो चीज़ें थी इनको जो है दे दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है कि एक के अंदर जो है ट्रेड दे दिया जा रहा है और दूसरे के अंदर जो है ये हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है ये दे दिया जा रहा है। मतलब ट्रेड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डील कर रहा है और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल चीज़ को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल डील कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, हम अगर पिछले क्लास में जो है देखेंगे कि पिछले क्लास में भी देख चुके हैं हम, चाहे डिस्कशन में ये बताए होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इससे पूर्व था, मतलब एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कई छोटे छोटे कंपनी जो है वहाँ की इंग्लैंड की छोटे छोटी कंपनी जो है उसका ग्रुप है। तो ग्रुप है इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप जो है इंडिया के साथ जो व्यापार कर रहा वो उसका निजी हो सकता था, मतलब ये ग्रुप जो है अपना निजी व्यापार करता था, ये ग्रुप भी निजी, मतलब ऐसा था कि एक सामूहिक तौर पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन ये जो है इसका बिजनेस निजी भी हो सकता था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ कि जो इनका निजी व्यापार था, ठीक है, इस निजी व्यापार को बंद कर दिया गया। जो गिफ्टेज लिया जाता था और जो रिश्वत लेने की जो लिया जाता था अन्य रजवाड़ों से, उनको जो है पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो इस क्रम में जो है हमारा ये चौथा पॉइंट्स ये आ जाएगा, तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा और चौथा पॉइंट्स हमारा ये बन जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो हम चीज़ को जो है बारीकी से समझ पा रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक उसी क्रम में आएगा, मतलब
चार्टर एक्ट बनने से और पिट्स इंडिया एक्ट के बीच में एक और आता है, मतलब 1793 का एक्ट्स। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस जो एक्ट में है, ठीक है, 1793 के एक्ट्स में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, इसका जो संबंध है वो राजनीतिक कार्यों से रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये दी गई थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य हैं, कि जो बोर्ड के सदस्य हैं उनको जो वेतन दी जाएगी, जो वेजेस दी जाएगी, वो भारतीय राजस्व में दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात रही है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। 1793 के एक्ट्स में ही ऐसा हुआ। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि गवर्नर जनरल की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसमें और जो है वृद्धि की गई, ठीक है। यहाँ तक हम चीज़ को समझ पा रहे हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो चार्टर एक्ट 1813 आता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट उसके फैक्ट्स होंगे बस हम उसको यही मतलब जो है हम उतना ही देखेंगे। तो जो 1813 है, चार्टर एक्ट 1813, उसकी खास बात ये होगी पहले में कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब इनकी व्यापारिक अधिकार को जो है सीमित किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। ये कई बार पेपर में जो है लिख चुका है कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो है ये खास क्या रहा, तो इनके व्यापारिक अधिकार को सीमित किया गया। इम्पॉर्टेंट होएगा, जैसे हम पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़े, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है हमारा 1813 का एक चार्टर एक्ट होएगा, ठीक है। तो 1800 चार्टर एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये होगा कि इसमें जो है पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया। तो पहले इसके फैक्ट्स में ये देंगे कि जो इसका व्यापारिक एकाधिकार है, इसके व्यापारिक अधिकार को जो है एकाधिकार को सीमित किया गया, ठीक है, सबसे बड़ी चीज। और सीमित में जो है दो चीज को छोड़ दिया गया। एक तो जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीन के साथ व्यापार, और प्लस चाय, मतलब चाय और चीनी को छोड़ के जो है इनके सारे अधिकार को जो है हायर कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है इस चार्टर में, चार्टर एक्ट 1813 में, कि जो ईसाई मिशनरी था, ठीक है, मतलब ईसाइयों को जो है धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, धर्म प्रचार के लिए जो है भारत में छूट दे दी गई, मतलब भारत आने की जो है धर्म प्रचार की जो है छूट दी गई, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि सबसे पहला ये एक्ट सबसे एक मतलब ये एक्ट इसलिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि सबसे पहले इस एक्ट में ही 1 लाख का जो है एक विशेष पैकेज लाया गया, मतलब ये कहा जाए तो विशेष पैकेज, एक विशेष पैकेज जो है ना 1 लाख रुपए का ये आवंटित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। किनके लिए? तो ये जो है भारत में जो है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, ठीक है, इसके साहित्य को जो है भारतीय एजुकेशन सिस्टम, साहित्य, कला और विज्ञान, तो इसमें जो है इसको हम विशेष रूप से इसलिए जो है इम्पोर्टेंट मानेंगे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो है सबसे पहले एक पहल की गई और चार्टर एक्ट 1813 में, जिसमें जो है 1 लाख का विशेष पैकेज दिया गया। किसके लिए? तो भारतीयों के जो है एजुकेशन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए। तो आइए इसमें हम इस फैक्ट्स को देख लें। व्यापारिक अधिकार को सीमित करने के लिए पहला, तो जिसमें हमारा क्या था, चीन और भारतीय चाय, इस व्यापार को छोड़कर सारे व्यापार को जो है एकाधिकार कर लिया, मतलब एकाधिकार कर लिए, छीन ली गई। दूसरा हमारा फैक्ट्स क्या था, भारत में जो है ईसाई मिशनरी के प्रचार को जो है छूट दे दी गई। तीसरा, 1 लाख जो है ना वर्ष में, मतलब वार्षिक तौर पे 1 लाख रुपए का जो है खर्च का प्रावधान किया गया था। तो किन के लिए? ये जो है भारतीयों के शिक्षा, साहित्य, कला,
विज्ञान के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा है और ये तो पूछता है ही, बहुत बहुत बार, कई बार पेपर में पूछ चुका है। चलिए आइए इसी क्रम में जो है नेक्स्ट बढ़ते हुए हम आते हैं, हमारा जो अगला होगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 की जो खास बात ये होएगी कि ये अधिनियम जब स्थापित की जाएगी तो उस टाइम जो गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड विलियम बेटिंग होंगे। और लॉर्ड विलियम बेटिंग को जो है हम 2-3 चीज़ों से जानते हैं, इनके शासनकाल में ये 2-3 उपलब्धि ज़्यादा रही, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और ठगी प्रथा, इन चीज़ों के लिए जो है ये जाने जाते हैं, इनके उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट की जो सबसे खास बात होगी कि इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनको जो है अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो बंगाल के गवर्नर जनरल इससे पूर्व थे, अब ये भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। तो वो पहले जो कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है, ये पहले भारत के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट्स में आएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है, मतलब सबसे पहले इस एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार थी, एकाधिकार थी, उसको पूरी तौर पे वो समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ना तो चाय का ऑप्शंस रहा इनके पास और ना ही जो है चीनी के साथ, मतलब चीन के साथ जो है, सॉरी, चीन के साथ जो है व्यापार का इनके पास ऑप्शंस रहा, दोनों ऑप्शंस जो है इनके खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट में आएंगे कि तीसरे पॉइंट में जो है, सॉरी, जो दूसरा पॉइंट हमारा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीनी के अधिकार को समाप्त कर देता है, और तीसरे पॉइंट में आएंगे कि इस अधिनियम में जो मंत्री, मतलब जनरल, जो गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उनके परिषद में जो है एक विधि सदस्य के रूप में जो है नए सदस्य को जोड़ा गया, मतलब विधि सदस्य जो है इनको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये पहले सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, काफ़ी जो है ये पॉपुलर पर्सन है, इनको, इनके बारे में जो है काफ़ी हम चीज़ें आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होएगा इसमें कि इस अधिनियम में सबसे पहली बार योग्यता के सिद्धांत को जो है अपनाया गया, मतलब जो सिविल सर्वेंट की जो परीक्षा होती थी उसमें सबसे पहले योग्यता को जो है वरीयता दी जाने लगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हम लॉर्ड मैकाले के बारे में जान ही गए हैं कि जो है ये आगे बढ़ के इन्होंने एक विधि आयोग का गठन किया, जिनके जो है ये अध्यक्ष बनेंगे, मतलब विधि सदस्य के तौर पे पहले थे, फिर जो है ये विधि आयोग का एक गठन कर देंगे। ठीक है, तो किसके लिए, तो ये जो सती प्रथा, पर्दा प्रथा और ठगी प्रथा, इनके विलियम बेटिंग के समय जो रहा, तो इस विधि आयोग का जो है फ़ायदा होएगा कि इस पे जो है वो कार्य करेगा और इसके उन्मूलन को जो है इस पे प्रयास करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला होगा चार्टर एक्ट, वो 1853 का होएगा, जो 1857 के काफ़ी करीब है। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट की खास बात ये होएगी कि इससे पूर्व जो सिविल सर्वेंट की जो पेपर होती थी उसमें योग्यता के सिद्धांत को वरीयता दी गई, उसको मान्यता दी गई। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले खुली प्रतियोगिता परीक्षा को जो है वरीयता दी जाएगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक अधिनियम बनाया जाएगा जिसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जो है प्रचलन वो स्थापित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होएगा कि पहली बार जो है इसमें क्या होगा, भारतीयों के लिए एक विधान परिषद की जो है व्यवस्था की जाएगी, मतलब भारत के लिए एक विधान परिषद की जो है नियुक्ति की जाएगी, उसमें जो है भारतीय सदस्य की जो है नियुक्ति भी की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी 1853 के चार्टर एक्ट में, पहला खुली प्रतियोगिता परीक्षा को जो है आधार बनाया जाएगा। दूसरा जो है भारत में एक अलग जो है विधान परिषद का गठन किया जाएगा और इसके सदस्य जो है वो भारतीय होंगे। ठीक है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होएगा कि 1854 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए लॉर्ड मैकाले ने एक जो है ये अपनी सिफारिश रखेंगे, जो आगे चल के 1919 है, जो हम चैम्सफोर्ड पढ़ेंगे, चैम्सफोर्ड में जो है ये बात मानी जाएगी
और लास्टली जाके 1924 में जो है सिविल सर्वेंट्स जो यूपीएससी है उस आयोग को जो है गठित किया जाएगा। तो अभी तक के क्लास में हम जो है इन सारी चीज़ को समझ चुके हैं। तो एक बार समराइज्ड करके हम इसको देख लें कि 1853 में क्या रहा। 1853 चार्टर एक्ट की खास बात ये रही कि इसमें जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया। किसके लिए? तो जो सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी में आना चाहते, जो कर्मचारी जॉब करना चाहते उनके लिए। दूसरा, एक विधान परिषद की व्यवस्था की गई भारतीयों के लिए, और उनके जो सदस्य होंगे वो भारत से ही नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। और चौथा क्या था? 1854 में सिविल सेवक की भर्ती, मतलब जो सिविल सर्वेंट होते थे उनकी भर्ती के लिए लॉर्ड मैकाले द्वारा एक सिफारिश। अपनी क्लास के जो है क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है घटना चक्र को जो हम अभी तक कंप्लीट किए हैं, जो संवैधानिक विकास का जो कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट था उसको हम जो है घटना चक्र से एक बार देख लें, उसकी जो है एमसीक्यू पे थोड़ा डिस्कस कर लें और एक बार रिवीजन हम इसको कर लें जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो 2 क्रम में हुआ। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। ये हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है, जिसका ईस्वी काल जो है 1773 मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेके चार्टर एक्ट 1853 तक है। ठीक है। इसको एक बार हम समराइज्ड कर लेते हैं। ठीक है। जो अभी तक पढ़े हैं हम इसको घटना चक्र से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। ये हम स्पीड में थोड़ा बोलते जाएंगे। जो हमारा चार्टर एक्ट था 1773, चार्टर एक्ट में क्या रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। ठीक है। एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद जो है वो गवर्नर में गठित की गई। ठीक है। उसके बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि है जो है ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत हम ये पढ़े हैं कि पहला इसमें क्या है कि निजी जो व्यापार था, निजी व्यापार करने से, भारतीयों से उपहार लेने से आदि में जो है ये प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद जो है हम देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ठीक है। जो कंपनी के जो नियंत्रण चीज़ें हैं वो दोनों हम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, जो ट्रेड था और एक पॉलिटिकल चीज़ें थी उसके नियंत्रण के लिए। उसके बाद जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट्स है 1786, जो हम लोग पढ़े नहीं। 1786 में कुछ विशेष जो है कानून लाए गए। ठीक है। उस समय से इम्पोर्टेंट हमारा था ये 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है। 1794 एक्ट के तहत जो है जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकार को जो है वो 20 सालों के लिए जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था? पहली बार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया जो है किसके लिए दिया गया? तो भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो है दी जाने लगी। दूसरा था कि कंपनी के जो एकाधिकार है, व्यापार के जो एकाधिकार है, उसको समाप्त कर दिया गया। बस क्या छोड़ दिया गया? चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी हर चीज़ को जो है वो जो है उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। फिर आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। 1874 के एक्ट में क्या हुआ कि संपूर्ण जो है अब इसमें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होने लगा। तो सबसे पहले जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक हमारा जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि इस जो ये है हमारा 1833, इस एक्ट में हम ये देखेंगे कि जो केंद्रीकरण है वो हमको स्पष्ट दिखेगा। मतलब जो शासन प्रणाली है, ब्रिटिश शासन प्रणाली, उसमें केंद्रीकरण देखेगा। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो है अधिकार हम कहीं ना कहीं जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे उनमें आके सीमित हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो है अगला देखेंगे कि चौथे एक कानूनी सदस्य, मतलब चौथा सदस्य जो है एक विधि सदस्य के रूप में जो है एक नया पद सृजित किया जाएगा और पहले वो विधि सदस्य कौन होंगे? मैकाले होंगे। ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद हम आएंगे आगे 1853 के चार्टर एक्ट। 18 से जो 53 के चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा विधायी शक्ति का जो है वो
और कार्यपालिका शक्ति का जो है वो पृथकीकरण की जो है व्यवस्था की गई है। इसी में जो हम देखेंगे कि भारतीय विधान परिषद का जो है स्थापना की जाएगी, मतलब विधि निर्माण के लिए जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारतीय होंगे। और दूसरा जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक जो है खुली प्रतियोगिता का जो है प्रारंभ इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जो उसके कुछ MCQs जो है उसको कर ले। पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये तो क्लियर है, जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कब की गई? 1774 में की गई। कहाँ पे है? तो ये कलकत्ता में है, कलकत्ता में हुई। और इसके जो है कितने मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। इलियास इम्पे जो है इलियास इम्पे जो है ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो आगे हम आते हैं इस क्रम में। नेक्स्ट, अगला इस जो है क्रम को मिलाना है। पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है किसमें हुई है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हम कहाँ देखेंगे? तो पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये 1774 में होगी, ये जो हमारा चार्टर एक्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मिशनरियों का जो आगमन है वो हम चार्टर एक्ट 1813 में देखेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में जो है कानूनी सदस्य जो लॉर्ड मेकाले थे, मेकाले के बारे में हम देखेंगे। तो मेकाले जो है कब लाया गया? 1833 में जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा जो है भाग लेने की जो है छूट दी गई? तो ये जो है हमारा चार्टर एक्ट 1833 होगा। तो चार्टर एक्ट 1833 में जो है कुछ एक्ट्स में भारतीयों को जो है भाग लेकर जो है अपना योगदान देने का ये जो है मौका प्रदान करेगा।